साथियों, इस वीडियो में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज हम लोग प्रश्न नंबर 22 ओके करेंगे, ठीक है। और प्रश्न नंबर 22 में 6 भाग दिया गया है, जिसमें से 5 भाग करने हैं। तो भाई हम तो अपना पूरा बताएंगे, 6 के 6 बताएंगे, ठीक है ना। बाकी बोर्ड एग्जाम में देखें जी, आप लोगों को 5 भाग करके आना है, ऐसे अगर ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें क ख ग घ अंग च 6 पार्ट दिया है, लेकिन 5 करना है और 5 ही करके आना है, 6 के 6 नहीं करके आना है, नहीं तो नंबर कट जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए 5 पार्ट कह रहा है तो 5 पार्ट ही करके आना। बाकी हम तो यहाँ पर इस वीडियो में 6 के 6 बताएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम तो तैयारी करवा रहे हैं। तैयारी भाई फुल फिल एकदम 70 में 70 का टारगेट लेकर चलते हैं, इसलिए हम तो अपना टोटल बताएंगे, ठीक है। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और देखिए 22 का क क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि द्विघात बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो पहले ये द्विघात बहुपद दिया है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो है इसका शून्य ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। और मत पद तोड़कर शून्य ज्ञात किया जाएगा, मतलब कि गुणनखंड करेंगे हम लोग मत पद तोड़कर। चलिए तो द्विघात बहुपद पहले हम लोग लिख लें, ठीक है ना। ये द्विघात बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। अब इसका जो है पहले हम लोग खंड करेंगे और मत पद तोड़कर गुणनखंड करेंगे। तो पहले 3 का 4 में गुणा किया जाए तो 3 चौके 12। अब 12 का ऐसा खंड करो कि -1 आ जाए, मध्य में -1 है, देखें आप लोग। तो 12 का खंड हो जाएगा, ये खंड है 4 और 3 का, ठीक है ना। 4 और 3 का खंड है, ये देख लो। 4 में 3 का गुणा कर देंगे तो 12 आ जाएगा, और 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 भी आ जाएगा। लेकिन हमें -1 लाना है, तो अब चिन्हों का थोड़ा सेटिंग। तो 4 को माइनस में रखा जाए, 3 को प्लस में रखा जाए, तो हमारा -1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो जी लिखते हैं अब। तो ये 4 जो है माइनस में और 3 को प्लस में, ठीक है। चलो जी कॉमन लो, तो यहाँ पर जो है 2 पदों में यहाँ कॉमन हो जाएगा x, केवल x कॉमन है जी। तो 3x माइनस 4 इधर बचा, इधर 2 पदों में 1 कॉमन लिया जाए। चलो जी, अब ये 3 माइनस 4, 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में हुआ, ठीक है, और x प्लस 1 एक ब्रैकेट में हुआ, यानी कि ये हम लोग जो है गुणनखंड कर दिए, ठीक है ना। अब 0 ले लिया जाए बारी बारी से, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है। तो बारी बारी से 0, मतलब ये कि 3x माइनस 4 बराबर 0, ये ले लिया जाए, ठीक है। और x प्लस 1 बराबर 0 ले लिया जाए, x प्लस 1। यहाँ से पक्षांतर करते हुए आ जाएगा 4/3, और यहाँ से पक्षांतर करके आएगा -1। तो भाई हम लोग तो 2 शून्यक तो ज्ञात कर ही दिए, ठीक है ना। ये देखो जी 2 शून्यक तो हम लोग ज्ञात कर ही दिए, एक 4/3 है और एक -1 है, ठीक है। तो ये तो आंसर हुआ भाई, शून्य ज्ञात किए हम लोग। अभी जांच और करनी है। तो जांच के लिए जैसे कि अभी आप लोग को पता होगा, ये देखें जांच के लिए हम लोग जांच कर दे रहे हैं। तो जांच के लिए सूत्र पता है आप लोगों को कि 2 सूत्र होता है इसमें, एक शून्यकों का योगफल और एक शून्यकों का गुणनफल। तो पहला वाला जो है हम लोग जो है जांच कर रहे हैं, शून्यकों का योगफल। तो भाई ये देखो जी, जो हम लोग का शून्यक निकला है उसी को लेकर चलें। तो ये रहा, ये योगफल का चिन्ह और ये दूसरा शून्यक। देखो हम लोग दोनों शून्यकों का योगफल किए, ठीक है ना। जो हम लोग का अभी आंसर आया है उसी को लेकर चलेंगे और जांच करेंगे कि जो हम लोग का आंसर आया है वो मतलब जो शून्यक आया है वो सत्य है या नहीं है, यहीं से पता चल जाएगा। तो देखो जी, अब यहाँ तो बटे 1 करके एलसीएम ले लिया जाए, ठीक है ना। तो 3 जो है एलसीएम बन जाएगा 3। उसके बाद देखो क्या करना है, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा 4 एकन्नम 4 और 3 एकन्नम 3, यानी कि 4 माइनस 3 ऊपर आ जाएगा, 4 माइनस 3, और ये भी घटा दो भाई, तो आ गया 1/3। अब देख लिया जाए कि हमारा वो सूत्र बन रहा है कि नहीं। देखो जी,
तो यहाँ पर जो है सूत्र हम लोग बनाएंगे। अब देखो कैसे सेट किया जाएगा सूत्र। ये यहाँ पर जो है प्लस 1/3 ये प्लस में आया है, तो प्लस के जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे लिखा जा सकता है बिल्कुल। अब देखो जी, ये जो बाहर माइनस है इसे ऐसे ही रखा जाए, ठीक है ना। और जो माइनस है एक अंदर वाला है, ये ब्रैकेट के अंदर है, ये बन जाएगा x का गुणांक, ठीक है। और जो नीचे 3 है ये बन जाएगा x² का गुणांक। और ये पूरा हम लोगों का अभी पहला सिद्ध हुआ, ठीक है ना। और जाकर देख लें, ये -1 जो है देखो बीच में -1 ये x का गुणांक होगा, और 3 x² का गुणांक है कि नहीं। देखो द्विघात बहुपद में 3 x² का गुणांक है और -1 x का गुणांक है। तो यही जो है हम लोग जो है सूत्र बनाए, तो बिल्कुल एकदम सेट जो है सूत्र बना, जो सूत्र होता है, ठीक है। तो पहला वाला तो ये फार्मूला हम लोग जांच किए, ये तो सत्य निकला। चलिए अब दूसरा फार्मूला देख लिया जाए इसी का। तो दूसरा वाला जो फार्मूला है वो होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो भाई जो हम लोग का शून्यक निकला है उसी को लेकर चलेंगे। तो शून्यक आया है 4/3 और ये गुणा हो गया, और माइनस ये दूसरा शून्यक गुणा करो भाई, तो -4/3 आ गया। अब देख लिया जाए थोड़ा वहाँ पर द्विघात बहुपद में हम लोग देख लें भाई क्या है। तो देखो जी -4 ये अचर पद हो गया, और 3 x² का गुणांक हो गया। द्विघात बहुपद में देखें आप लोग, -4 अचर पद है और 3 x² का गुणांक है। तो -4 की जगह पर हम लोग जो है यहाँ अचर पद लिख दे रहे हैं, अचर पद, ठीक है ना। बटे के 3 है ये x² का गुणांक, और तब ये भी प्रूव्ड हुआ, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन देखो जी ओके हुआ, हम लोग जांच भी कर लिए, यानी कि सब कुछ सत्य है, ठीक है। तो ये 4 नंबर का प्रश्न आप लोग का ओके हुआ, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया जी ख नंबर इसी का। इसमें रैखिक समीकरण के युग्म दिए गए हैं और उनको हल करना है। तो हल करना है मतलब ये चैप्टर 3 से है, तो हम लोग जो है विलोपन नियम से हल कर दे रहे हैं। ओके, विलोपन नियम से मतलब ये कि पहले तो हम लोग लिख लें भाई, जो दिया गया है पहले तो हम लोग लिख लें। देखो जी ये जो है ये समीकरण 1 मान लो, ठीक। या तो एक काम करो, ये जो है यहाँ पर जो है दशमलव आ रहा है, दशमलव हम लोग ख़त्म करके उसके बाद तब समीकरण 1 मान रहे हैं। क्योंकि जोड़ घटाना गुणा भाग में अगर दशमलव नहीं होता है तो भाई बढ़िया होता है तब, ठीक है ना, जल्दी काम हो जाता है। तो ये दशमलव ही हम लोग पहले ख़त्म कर दें। अब दशमलव ख़त्म करने का नियम ये है कि यहाँ पर दोनों पक्षों के प्रत्येक पदों में राइट से एक एक अंक के बाद दशमलव है, तो यानी कि हम लोग 10 का गुणा करेंगे। तो यानी 10 का देखो यहाँ से गुणा करके 2x मिलेगा, यहाँ से 10 में गुणा कर देंगे 3y मिलेगा, और यहाँ से 13 हो गया। अब इसे बना दो समीकरण नंबर 1, ठीक। चलो जी अब दूसरा समीकरण लिख लिया जाए भाई। तो देखो जी ये दूसरा समीकरण हो रहा है 0.5y बराबर -0.7। चलो कोई बात नहीं है, इसमें भी 10 से गुणा करें हम लोग तो अभी दशमलव ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों पक्षों के प्रत्येक पदों में एक एक अंक के बाद ही दशमलव है, ठीक है। तो ये देखो जी ये 4x आ गया, ये 5y आ गया, और ये -7 आ गया, समीकरण नंबर 2। अब हमें समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है, तो हम लोग विलोपन नियम से सॉल्व करते हैं। तो पता ये चल रहा है कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण जो है समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, तो पहले जी समीकरण 1 देखा जाए क्या है भाई।
तो समीकरण 1 है ये देखो जी 2x + 3y = 13। तो इसमें जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 2 तियाँ 6 और 13 दूना 26, ठीक, यानी कि 4x + 6y = 26। 4x + 6y = 26, ये गुणा कर दिए जी हम लोग, ठीक। और इसके नीचे समीकरण 2 लिख कर घटा दें। तो समीकरण 2 देखो क्या है, 4x - 5y = -7। 4x - 5y = -7, यही है ना। चलो जी घटा दिया जाए अब, ठीक है। चलो जी, घटाने में ये नीचे वाले पदों का चिन्ह बदल जाता है, देखो आप लोग को पता होगा। तो ये कटा भाई, और ये 6 × 5 = 11y हो जाएगा, और ये भी जोड़ेंगे तो 7 × 6 = 13 यानी कि 33 आया, ठीक है ना। यहीं पर काम कर दिया जा रहा है। अब देखो जी 11y = 33, तो 11 से भी ये काट दो यानी कि y का मान आ गया 3, ठीक है। अब ये y का मान जो है समीकरण 1 में रख दें हम लोग। तो y का मान तो आ ही गया है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में मतलब ये कि समीकरण 1 पहले हम लोग देख लें भाई क्या है। 2x + 3y = 13, तो 2x + 3y = 13 ये है। अब इसमें हम लोग y का मान रखेंगे y के जगह पर, तो y का मान क्या आया भाई, तो y का मान आ गया है 3, तो y की जगह पर 3, ठीक है ना। अब देखो जी, अब यहाँ से x का मान हमें मिल जाएगा, तो 3 × 3 = 9, 9 का पक्षांतर कर दिया जाए, ठीक। तो ये आ गया जी घटकर 4, और 4 आया तो ये भी कैंसिल हुआ, यानी कि x का मान 2, बस हो गया। अतः x बराबर 2 और y = 3, ठीक है ना। ये आंसर आप लोगों का, यानी 4 नंबर ये भी आप लोगों का ओके फाइनल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया ग नंबर जी। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। इसमें जी सबसे पहले तो एक वृत्त बना लें हम लोग, ठीक है। ये देखो मान लो जैसे एक वृत्त बन गया, ठीक, और बाहर एक बिंदु से हम लोग स्पर्श रेखा खींच दें। तो बाहर जैसे मान लो ये एक बिंदु हो गया P, ठीक है ना, यहाँ से स्पर्श रेखा खींचेंगे हम लोग। ये देखो जी स्पर्श रेखा हम लोग खींच दिए, बाहर एक वृत्त के बाहर एक बिंदु P से हम लोग 2 स्पर्श रेखा खींचे। तो ये पॉइंट जैसे मान लो कि A हो जाएगा स्पर्श बिंदु पर, ये पॉइंट B हो जाएगा, ये तो भाई वृत्त का केंद्र है O, ठीक है, और ये मिला दो तो त्रिज्या, ठीक है ना। और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये भी देखो जी त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। तो यानी कि 90-90 अंश का कोण बना है। अब देखो जी ये चित्र बन गया। अब इसमें जो है हमें स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, मतलब ये कि PA = PB सिद्ध करना है। तो एक काम किया जाए, ये थोड़ा केंद्र से भी हम लोग मिला दें, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 त्रिभुज देखो बना है, और 2 त्रिभुज हम अलग अलग लेकर इसे सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। क्लास 9th के मैथ में है सर्वांगसम का नियम, तो आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th के मैथ में, ठीक है ना, सर्वांगसम। तो पहले हम लोग यहाँ 2 त्रिभुज आप लोगों को दिखाई दे रहा है, त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP, इन दोनों को हम लोग लेंगे और सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो सर्वांगसम सिद्ध करने के बाद CPCT द्वारा PA = PB किया जाएगा। CPCT मतलब है कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, मतलब कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं हो तो CPCT हम लोग बाद में लगा देंगे। पहले यहाँ पर जो है हम लोग लिख लें, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो भाई लिखित यानी कि अच्छे से लिखते हुए सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हेडिंग बना लें, ज्ञात है। ज्ञात है में क्या ज्ञात है भाई, तो वृत्त, वो केंद्र वाला वृत्त, ठीक है,
ओ केंद्र वाला वृत्त तथा दो स्पर्श रेखाएं PA और PB, ठीक है ना। ये देखो जी, ये तो इतना ज्ञात है हमें। उसके बाद सिद्ध करना है, हेडिंग बना दिया जाए, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है? तो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, यानी PA बराबर PB सिद्ध करना है। उसके बाद उपपत्ति, ठीक है ना। उपपत्ति मतलब कि इसमें हम लोग प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करना मतलब है कि यहाँ से दो त्रिभुज हम लोग लें, त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP, ठीक है ना। त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में, ये देखो जी, सर्वांगसम का एक नियम निकाला जाए। तो सर्वांगसम के 5 नियम होते हैं, ठीक है ना। दो त्रिभुज सर्वांगसम है, ये बताने का 5 नियम होता है। तो उन 5 में से अब कोई सा एक निकलेगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है RHS नियम निकालते हैं भाई, RHS, ठीक है ना, जो सर्वांगसमता का नियम है। RHS मतलब कि R से राइट एंगल, राइट एंगल मतलब है कि कोणे बराबर कोण B। देखो जी, जो है ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये भी लिखो नियम, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है ना। तो ये हम लोग एक एक साइड बराबर किए, ठीक है। ये देखो जी, कोण A बराबर कोण B, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इस नियम से राइट एंगल हम लोग बराबर किए, ठीक। और क्या बराबर है भाई? R हो गया। अब H मतलब हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। तो OP बराबर OP उभयनिष्ठ, देखें जी OP दोनों त्रिभुजों में कर्ण का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो OP बराबर OP उभयनिष्ठ है, OP बराबर OP उभयनिष्ठ है। चलो जी, अब एक साइड और कर दिया जाए बराबर। तो एक साइड मतलब ये कि OA बराबर OB, भाई वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, देख लो, OA बराबर OB। तो ये एक साइड में ये काम कर दें हम लोग, OA बराबर OB, OA बराबर OB। ये क्यों बराबर हुआ भाई? तो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है ना। तो देखो जी, इस प्रकार ये भी हुआ बराबर तब, ठीक है ना। तो RHS यानी कि ये हम लोग निकाल दिए भाई, RHS सर्वांग समता से त्रिभुज OAP सर्वांगसम त्रिभुज OBP, ठीक है ना। पीछे देख लिया जाए भाई, OAP OBP ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुआ। तो इसलिए अब CPCT लगा दें भाई, CPCT द्वारा अब उसमें संगत भाग बराबर हो गए। तो ये PA बराबर PB, ये हुआ आप लोगों का प्रूफ। तो यानी कि ये भी 4 नंबर का आप लोग का ओके फाइनल। भाई लिखना तो है ही, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा लिखेंगे, ठीक है, ताकि 4 नंबर मिल जाए। तो ये भी आप लोग का फाइनल
तो चलिए अब अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। वाला पार्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। तो सिद्ध कीजिए कि CA² बराबर CB गुणे CD। तो सबसे पहले तो हम लोग एक ट्रायंगल बना लें, ठीक है ना। ये ट्रायंगल बन गया आप लोगों का, ठीक है, ABC ABC। चलो जी अब प्रश्न पढ़ा जाए कि देखो क्या कह रहा है। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है। अब BC पर एक बिंदु D हम लोग ले रहे हैं, इस प्रकार है कि कोण ADC, अच्छा जी, तो कोण ADC, ये देखो जी ADC, कोण ADC मतलब कि ये वाला कोण ADC बराबर कोण BAC। तो BAC मतलब कि ये देखो जी। चलो जी अब ये तो दिया है तो सिद्ध करना है भाई, कोई बात नहीं। एक एक कोण ये बराबर दिया है, कोण ADC बराबर कोण BAC, ये ऐसा दिया है। कहाँ कहाँ बराबर है ये अभी चित्र में हम लोग देख लिए। तो इसमें भी देखो जी हेडिंग बनाए हम लोग पहले। ज्ञात हमें क्या ज्ञात है भाई? तो त्रिभुज ABC में कोण ADC बराबर कोण BAC है, ठीक है ना। ये तो इतना हमें ज्ञात है। उसके बाद जी सिद्ध करना है, बनाओ हेडिंग। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई? तो CA² बराबर CB गुणे CD, ठीक है ना। ये सिद्ध करना है। उसके बाद उपपत्ति। अब उपपत्ति में क्या किया जाए भाई? तो इसमें जी अब समरूप का नियम लगेगा। इसमें दो त्रिभुज हम लोग लेकर चलेंगे और समरूप का नियम निकालेंगे। जब समरूप का नियम निकल जाएगा तो फिर जब दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे इसमें से, तो उसमें हम भुजाओं का अनुपात निकालेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल जी ये कन्फर्म हो। अभी इसके पहले सर्वांग सम का नियम हम लोग निकाले, अब इस क्वेश्चन में समरूप का नियम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जैसे क्लियर हो एकदम। तो यहाँ पर हम दो त्रिभुज अब लेकर चलेंगे जी। अब दो त्रिभुज ऐसा लेकर चला जाए कि जिसमें CA जो सिद्ध करना है, देखो CA CB CD ये सब उसमें मिल जाए। तो CA के लिए देखो जी, CA एकदम क्लियर पता चल रहा है कहाँ है। CB के लिए देख लो पूरा, और CD मतलब ये तो पता ये चल रहा है कि हम लोग यहाँ पर जो है एक त्रिभुज BAC ले लें, BAC, तथा एक त्रिभुज जो है BAC और ADC, त्रिभुज ADC में ये दो त्रिभुज लेकर चलें हम लोग और इसे समरूप सिद्ध करें, ठीक है। तो समरूप सिद्ध करने का भी जैसे नियम तो होता ही, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। 3 नियम होता है। क्या क्या होता है? तो भुजा 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 पहला नियम, दूसरा नियम कोण कोण कोण, ये दूसरा नियम हो गया, और फिर तीसरा नियम तो भुजा कोण भुजा, ठीक है ना। ये 3 नियम होता है। अब इन 3 नियमों में जो कोण 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 वाला नियम होता है, ये कोण कोण भी इसका ऊपर में कोण कोण नियम बनता है एक। तो मतलब ये कि दो त्रिभुज में से अगर दो कोण बराबर हम लोग निकाल दें तो भी वो दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाते हैं। मतलब दो कोण बराबर अगर हम लोग निकाल दें तब जो ट्रिपल वाला जो नियम है ये डबल कोण वाला भी नियम बनता है उसी का ऊपर में, ठीक है ना। जो ट्रिपल नियम है कोण 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 है समरूप बताने का, इसी में से जो है डबल AA मतलब कि दो कोण भी हम बराबर करके और समरूप दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश ही होता है, ये फिक्स है बिल्कुल। तो अगर दो त्रिभुजों के दो दो कोण बराबर हैं तो तीसरा वाला ऑटोमेटिक अपने आप बराबर हो जाता है, ठीक है ना। क्यों बराबर हो जाता है? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश ही होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो है AA समरूपता के नियम से इसे दोनों को समरूप दिखाएंगे, इन दोनों त्रिभुजों को। तो दो कोण बराबर हम लोग निकालें कैसे भी।
तो दो कोण बराबर मतलब ये कि अब देखो यहाँ पर कोण ADC बराबर कोण BAC ये तो दिया ही है, तो पहले हम लोग इसी को लिख दें, ठीक है ना। कोण ADC बराबर कोण BAC, ये कहाँ से आया भाई, तो ये दिया है, ठीक है। और देखो जी अब एक कोण और निकाला जाए किसी तरह, तो कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ है। कोण C देखो दोनों त्रिभुजों में है, आप लोग चित्र में मिला सकते हैं। कोण C त्रिभुज BAC में भी है और कोण C त्रिभुज ADC में भी है, तो कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ है। कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, कॉमन भाई दोनों में है तो कॉमन है, यानी कि हम लोग दो कोण बराबर निकाल दिए तो लिख दिया जाए ए समरूपता से, मतलब ए नियम निकला है ये, त्रिभुज ADC और समरूप, ये समरूप का चिन्ह होता है त्रिभुज BAC, ठीक है ना। इसलिए अब उसमें हम संगत भुजाओं का अनुपात निकालें। अब भुजाओं का अनुपात पहले देख लें हमें क्या सिद्ध करना है, तो CA² बराबर CB गुणे CD ये लाना है, तो पहले हम लोग CA ले रहे हैं भाई, ठीक है ना। यहाँ से देखो जी त्रिभुज ADC में से ये CA उठाओ, तो यहाँ से अगर CA लेंगे तो ये BAC में से CB आ जाएगा। संगत अक्षर का हिसाब किताब एकदम संगत अक्षर के साथ लेना है। देखा जाए क्या है और क्या लाना है, तो CD और लाया जाए। तो CD के लिए देखो जी पहले वाले जो ये त्रिभुज ADC है, यहाँ से अगर हम लोग CD ले लें तो यहाँ से CA आ जाएगा, ये त्रिभुज BAC से। देखो एकदम संगत अक्षर का हिसाब किताब लो आप लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो CA² बराबर CB गुणे CD, और यही हम लोगों को सिद्ध करना है, और ये प्रूव्ड हुआ जी आप लोगों का, ठीक है ना। तो देखो समरूप दिखाए हम लोग दो त्रिभुज लेकर पहले, और जब समरूप दिखा दिए तो, और ये समरूप भी दिखाए हम लोग AA नियम से समरूप दिखाए, और फिर उसमें संगत भुजाओं का अनुपात निकाला गया और फिर सिद्ध हुआ इस प्रकार। तो ये आप लोग का घ पाठ भी ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया जी अंग पाठ। अंग में क्या कह रहा है, तो अंग में जी इसमें वर्ग मतलब वर्गीकृत सारणी दिया है और समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य इसमें हम लोग प्रत्यक्ष नियम से ज्ञात करेंगे। आंकड़ा छोटा है कोई दिक्कत नहीं है, प्रत्यक्ष नियम ही लगा देंगे हम लोग, ठीक है। बाकी आप लोग कल्पित माध्य से भी ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग प्रत्यक्ष नियम से ही ज्ञात करेंगे। तो अब इसके लिए भाई सारणी बनाया जाए, तो ये रहा जी सारणी। अब समय बचाने के लिए मैंने जो है पहले से ही थोड़ा बना रखा था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रत्यक्ष नियम से ये कि मतलब पहले हम इसमें x का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद f गुणे x करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आएगा सिग्मा f x बराबर होता है, और ये बारंबारता देखो जी ये जोड़ेंगे तो हम सिग्मा f मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ x का मान ज्ञात करें हम लोग। अब x मतलब कि पद मध्यमान, तो मध्यमान मतलब है कि वर्गंतराल से ही निकालेंगे, और निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, यानी कि 20 में 15 जोड़ेंगे तो 35 होगा, 35 का आधा करेंगे 17.5। उसके बाद 20 में 25 जोड़ेंगे तो 45 आएगा, और 45 का आधा 22.5, ठीक है ना। अब देखो जी अब यहाँ पर देख लो कितने का अंतर है, तो 17, 5, 22 यानी 5 का अंतर है। तो अब 5 का अंतर लेके हम लोग लिख दे रहे हैं, तो 22, 5, 27.5, 27, 5, 32.5, 32, 5,
37.5, 37.5, 42.5, 42.5, 47.5, ये आ गया जी आप लोगों का। तो हम लोग मध्यमान निकाल दिए वर्ग अंतराल से ही, ठीक है। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2 प्रत्येक लाइन में, तो सबका निकला मध्यमान। अब आगे f गुणे x करना है। चलो जी, अब ये गुणा तो आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है ना, गुणा तो आप लोग को कर लेना है। और ये 14 में 17.5 से जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 245, ठीक है ना, 245। फिर 56 में 22.5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1260, ठीक है ना, ये देखो ये सब आएगा इतना। उसके बाद 27.5 में जब 60 से गुणा करेंगे तो 1650, ठीक है ना। उसके बाद 32.5 में 86 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2795, 2795। उसके बाद 37.5 में 74 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2775, 2775, ठीक है ना। उसके बाद 42.5 में 62 से गुणा करेंगे तो 2645, 2645। उसके बाद 47.5 में 48 से गुणा करेंगे तो ये आ जाए 2280। अब देखो जी, सबको जोड़ना है तो ये सिग्मा एफ एक्स कहलाएगा। तो जब सबको जोड़ेंगे ये पूरा ही कंप्लीट तो ये आ जाएगा 13,650, 13,650। अब गुणा और जोड़ घटाना भाई ये तो आप लोग को करना है। अब जो जोड़ और घटाना तो नहीं बताना है कि कैसे जोड़ा जाएगा, ठीक है ना, ये आप लोग जोड़ना है आप लोगों को। चलो भाई, अब ये सिग्मा एफ है, एफ वाला भी जोड़े हम लोग, तो ये पूरा एफ जोड़ेंगे तो ये भी आ जाएगा 400, ठीक। तो बस काम बन गया है। अब हम लोग सूत्र लिख दें और सूत्र लिखने के बाद जो है सॉल्व कर दें। तो सूत्र होता है समांतर माध्य यानी बार एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है ना। ये प्रत्यक्ष नियम से समांतर माध्य ज्ञात करने का ये सूत्र है। अब इसमें सिग्मा एफ एक्स आया है 13,650, ठीक। सिग्मा एफ आया है 400। अब एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कैंसिल कर ही सकते हैं। फिर 1365 में 40 से भाग करना है तो ये आ जाएगा 34.125, 34.125, ठीक है। यही आप लोगों का आंसर है। देखें तो ये भी 4 नंबर हम लोग फाइनल किए, तो यानी कि ये पार्ट भी आप लोग का ओके हुआ। चलिए तब अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगले पार्ट में क्या कह रहा है भाई, ये प्रायिकता से क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, तो पहले तो यहाँ पर कुल संभव परिणाम ही हम लोग लिख दें। तो जो है कुल संभव परिणाम क्या हो जाएगा भाई, तो कुल संभव परिणाम मतलब ये भाई पासा है, तो पासा मतलब कि एक पासे पर जो है 6 संख्याएं लिखी होती हैं, 1 से लेकर 6 तक, तो वही कुल संभव परिणाम होगा तब। यानी कि भाई एक पासा फेंकेंगे तो 6 नंबर ही आएगा, या तो 1 आ जाए, या तो 2 आ जाए, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, इसी में से कोई ना कोई आएगा। तो यानी कुल संभव परिणाम हमारे पास 6 है। अब देखो जी, अब पार्ट ए में क्या कह रहा है कि इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अभाज्य संख्या मतलब ये कि पासे पर देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा होता है। तो इसमें से अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है। तो पहले ए वाले पार्ट में हम लोग जो है घटना मान ले रहे हैं, ठीक है ना। माना घटना ई बराबर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होना, एक अभाज्य
संख्या प्राप्त होना, क्योंकि भाई हमें घटाना तो लेना ही है। तब घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर। तो देखो जी, कुल जो है हमारे पास अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो 2 है, 3 है, 5 है, यानी कि कुल 3 संख्याएं अभाज्य है। तो जो घटना के अनुकूल परिणाम बनेगा वो 3 हो गया। ठीक, बस अब सूत्र लिख दिया जाए। तो PE बराबर, किसी भी घटना की प्रायिकता को हम PE से दर्शाते हैं। तो PE बराबर घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। देखो जी, जो सूत्र होता है घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या, ये मेन फार्मूला प्रायिकता ज्ञात करने का होता है। तो देखो ये हम लोग लिखे और यहाँ पर कैंसिल भी हो रहा है, यानी कि 1/2 आंसर हुआ जी। ठीक है ना। चलो भाई, अब बी वाले पार्ट में भी क्या पूछ रहा है, तो पहले घटना तो मान ही लिया जाए, इवन कर दो इसे। इसमें क्या प्राप्त करना है भाई, देख लिया जाए। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो अब देखो जी, 2 और 6 के बीच यहाँ पर 3 संख्या स्थित है, 3, 4, 5। तो यानी कि पहले तो घटना मान लें, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या प्राप्त होना, कोई संख्या प्राप्त होना। ठीक है। तब घटना E1 के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर, परिणामों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा भाई, 3 है। कुल 3 नंबर अभी हम लोग देखे पीछे। ठीक है ना। चलिए अब इसका भी सूत्र लिख दिया जाए। तो इसमें भी वही है, PE बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। तो इसमें भी घटना के अनुकूल परिणाम 3 है और कुल संभव परिणाम 6 है। बस इसे भी काट दिया जाए। तो ये लो जी, ये भी पार्ट आप लोगों का ओके प्रायिकता से था। प्रायिकता हम लोग याद किए, जो पूछा जिसकी प्रायिकता वो प्रायिकता हम लोग याद किए। ठीक है ना। तो यानी कि ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन सारे ओके हो गए, यानी प्रश्न नंबर 22 आप लोग का ओके फाइनल। बाकी इसमें से आप लोग को 5 पार्ट ही करना है, दिया गया है 6 पार्ट। ठीक है। अब हम तो भाई 6 के 6 बता दिए, क्योंकि हमारा तो काम है बताना। बाकी आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 5 भाग बोला है तो 5 भाग ही करके आना है। ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 22 आप लोग का ओके फाइनल। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जा रहा है और प्रश्न नंबर 23 के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।